नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है शैली माथुर जी के द्वारा लिखी कहानी जड़ों की ओर। मौसी, मैं पराग बोल रहा हूँ इंडिया के नंबर से। मैं चौंक गई। हाँ मौसी, मैं इंडिया आ गया हूँ। ओह, शायद घर के लिए ग्राहक मिल गया दिखता है। मैंने मन ही मन कयास लगाया, लेकिन पराग की पूरी बात सुनी तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। यही अपने घर हमेशा के लिए। मीता और आहना भी हैं, तो फिर उन्हें लेकर घर पर आज शाम के डिनर के लिए आ जाओ। आज छुट्टी भी है। नहीं मौसी, आप ही को आना होगा। दरअसल कल कार्गो से सामान भी आ गया है, उसे व्यवस्थित भी करना है। 3 दिन बाद तो मुझे यहाँ ऑफिस भी ज्वाइन करना है, तो उससे पहले। मैं समझ गई, तू चिंता मत कर। तेरे मौसा जी कल फैक्ट्री जाते वक्त मुझे तेरे यहाँ छोड़ आएंगे। मैं सब करवा दूंगी। पर तू अचानक इस तरह? अभी 2 महीने पहले ही तो जीजा जी की बरसी पर मिलना हुआ था। तब तो तेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ मौसी, बस ऐसे ही मन बदल गया। मैं समझ गई कि फ़ोन पर ज़्यादा बात करने का इच्छुक नहीं है। अगले दिन जल्दी आने का वादा कर मैंने फ़ोन रख दिया। इस उम्र में भी कोई मुझे इतना अपना और किसी काबिल समझता है, ये सोचकर ही मन खुशी और गर्व से भर उठा था। मन पूरे दिन पराग व उससे जुड़ी यादों के इर्द गिर्द ही भटकता रहा। दीदी गुजरी तब पराग की स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं हुई थी। कुछ समय तक जीजा जी के पुनर्विवाह की खबरें आती रहीं। फिर इन खबरों पर विराम लग गया। जीजा जी का कहीं दूर तबादला हो गया। पराग को हॉस्टल भेज दिया गया। फिर वहीं से वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश चला गया। जीजा जी ट्रांसफ़र होकर फिर इसी शहर में आ गए थे। उनके रिटायरमेंट को अब थोड़ा ही समय बचा था। उन्होंने मकान में नए सिरे से काम करवाया, शायद भविष्य में पराग की शादी और गृहस्थी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन पराग की शिक्षा पूरी हुई तो उसे वहीं विदेश में अच्छी नौकरी मिल गई। शादी के लिए थोड़ा दबाव बढ़ा तो उसने वहीं अपने साथ पढ़ी मीता के साथ विवाह कर लिया। सर्वथा अलग परिवेश में पली बढ़ी मीता से विवाह में राहत की एक ही बात थी कि वह भी भारतीय थी। फिर उसे बेटी होने की खबर भी मिली। जीजाजी रिटायरमेंट के बाद और भी एकाकी हो गए थे। सुनने में आया था कि काफ़ी पढ़ने लिखने लगे थे। पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपने लगी थी। पारिवारिक समारोह में उनसे मुलाकात हो पाती थी। काफ़ी दुबले पतले और कमज़ोर लगने लगे थे। कई बार मन होता कि उन्हें अपने घर बुला कर रख लें, पर मन की बात मन में ही दबा लेनी पड़ती। लोग कहीं गलत मतलब ना समझ लें कि हमारी नज़र उनकी संपत्ति पर है। वैसे भी उन्हें संभालने वाले की कहाँ कमी थी। माता पिता नहीं रहे थे, पर उनके अपने 2 भाई थे। भाइयों के बच्चे थे। बेटा पराग तो था ही, और अब तो पराग के ससुराल वाले भी थे। जीजा जी के निधन पर पराग, मीता और उसकी प्यारी सी बेटी आहना से मिलना हुआ था। पर तब ज़्यादा छुट्टी ना मिलने की वजह से उसे जल्दी ही लौटना पड़ा था। जल्दी वापस आने का कहकर वो लौट गया था, पर लौटना हुआ था जीजाजी की बरसी पर ही, और वो भी अकेले। तब सुनने में आया था कि अब वह शायद कभी इंडिया ना लौटे। मकान जायदाद आदि बेचने के लिए भी चाचा से ही कह गया था। और अब 2 ही महीने के बाद अचानक यह पूरी तरह घर वापसी। यदि लौटना ही था तो जीजाजी के रहते ही लौट आता। जीजाजी बहुत कम बोलने वाले इंसान थे, कुछ कहते नहीं थे, पर हम उनके मन की बात तो समझते ही थे। लेकिन पराग के मन में आखिर यह सब क्या चल रहा है? पराग से मिलने की है मेरी बेचैनी पल प्रतिपल बढ़ती ही जा रही थी। सवेरे मैं जल्दी ही तैयार हो गई थी। पराग के घर के रास्ते से मैंने आहना के लिए कुछ चॉकलेट्स खरीद लिए थे। वैसे तो वह अब स्कूल जाने वाली समझदार बच्ची हो गई है, पर चॉकलेट्स तो हर उम्र के बच्चों को लुभाते ही हैं। हॉर्न सुनते ही पराग नीचे आ गया था और आदर सहित मुझे सहारा देते हुए ऊपर ले गया। पराग दोनों माँ बेटी ने भी मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लिया, तो मैं सुखद आश्चर्य से भर उठी। मीता रसोई में घुसी तो मैं भी पीछे पीछे पहुंच गई। मैं चाय नाश्ता करके निकली हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, काम बढ़ाने नहीं। मौसी सच बताऊँ तो काम कुछ है ही नहीं, यह तो आपको बुलाने का बहाना था। घर तो बरसों से सेट ही है, बस थोड़ी सी साफ सफाई कर ली है। अमेरिका से जो सामान आया है
उसमें से ज़रूरत भर का खोल लिया है, बाकी स्टोर रूम में रखवा दिया है। सोचा तो था कि पुराना सा फर्नीचर, पर्दे वगैरह हटवा कर हमारा लाया नया सामान लगा लेंगे, पर अब लगता है उस सब के लिए थोड़ा रुक जाना ही बेहतर होगा। दरअसल पापा जी की बरसी से लौटने के बाद ही पराग बहुत गुमसुम और उदास रहने लगे थे। वे अपने साथ मीता की बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि पराग मुझे पुकारता हुआ रसोई तक आ पहुंचा था। आओ ना मौसी, लॉबी में बैठते हैं, काम तो होता रहेगा, पहले चाय नाश्ता कर लेते हैं। मैं तो नाश्ते के लिए आप ही का इंतजार कर रहा था। पराग ने इतने आग्रह से कहा कि मैं और इनकार ना कर पाई और उसके साथ लॉबी में चली गई। आहना को हिज्जे जोड़ जोड़कर हिंदी के अखबार की हेडलाइंस पढ़ते देख मैं हैरान रह गई। कमाल है, जरा सी बच्ची अखबार पढ़ रही है, और वो भी हिंदी में। हमारे यहाँ तो आधुनिक पढ़ी लिखी युवतियाँ भी अखबार को मात्र शीशे चमकाने का साधन मानती हैं। मैं चाहता हूँ कि आहना में रीडिंग हैबिट विकसित हो, जो मुझ में नहीं थी। इसके लिए मैं ढेर सारी परी-कथाएं और सचित्र कहानियों की पुस्तकें खरीद कर लाता रहता हूँ और रात को नियम से उनमें से एक दो कहानी अवश्य पढ़कर सुनाता हूँ। इससे उसका ज्ञान और आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, दूसरों को समझने की क्षमता भी बढ़ेगी। वाह, बहुत अच्छे, अपने दादा की तरह लेखक बनेगी ये तो। प्यार से आहना के सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने पराग की ओर नजर घुमाई तो पाया वो कुछ गुमसुम सा हो उठा था। शायद उसे अपने पापा की याद आ गई थी। जीजाजी और साथ ही दीदी को याद कर मेरा भी मन भारी हो उठा था। आंखें दीवार पर उनकी साथ लगी तस्वीर पर आकर टिक गई। दीदी के जाने के बाद मन तेरे लिए बहुत व्याकुल रहता था बेटे। मौसी ऐसे नहीं बन जाता कोई। माँ सी ममता रखने वाली होती है मौसी। पर तुझे तेरे पापा से अलग भी नहीं कर सकती थी, और उन्हें तुझे लेकर हमारे साथ आकर रहने के लिए भी नहीं कह सकती थी। तेरे चाचा वगैरह इसके लिए कभी तैयार नहीं होते। तूने उन्हें बताया अपने इंडिया लौट कर आने के बारे में? हाँ, उन्होंने तो इस घर का सौदा ही तय कर दिया था और कुछ एडवांस भी ले चुके थे। अब मेरे लौटकर यहाँ आकर रहने से उन्हें थोड़ा धक्का लगा है। गलती तो मेरी ही है, मैंने ही अचानक अपना निर्णय बदलकर उनकी साख को बट्टा लगाया है। खैर, धीरे धीरे मना लूँगा सबको। आप तो मेरे इस निर्णय से नाराज़ नहीं है मौसी? अरे नहीं, कैसी बात कर रहा है तू। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तू अपनों के बीच लौट आया है। पर काश यह निर्णय थोड़ा पहले, मेरा मतलब तेरे पापा के जीते जी ले लिया होता। तू तो जानता ही है कि वे कितना कम बोलते थे। दीदी के जाने के बाद तो उन्होंने मन की बात जुबान पर लाना ही बंद कर दिया था। जो सामने रख दो खा लेते, जो कहते वो पहन लेते। पर मैं जानती हूँ कि वे कभी तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे। इसीलिए तो इतने दबाव के बावजूद वे दूसरी शादी के लिए भी तैयार नहीं हुए थे। मैं पापा को कभी समझ ही नहीं पाया, उनकी मूक भाषा को पढ़ ही नहीं पाया। वो तो उनकी बरसी पर आया, तब पता चला कि उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी कहानियों का संकलन प्रकाशित करवाया है। मुझे भी उन्होंने उसकी एक प्रति दी और वक्त निकालकर पढ़ने का आग्रह किया। अरे हाँ, याद आया, हम उपस्थित सभी लोगों को प्रतियां दी गई थी। मेरी तो यही छूट गई थी, आज लेकर जाऊंगी। मैंने तो पापा की कभी कोई कहानी नहीं पढ़ी, रीडिंग तो थी ही नहीं। मैं तो समाचार आदि भी ऑफिस में नेट पर देख लिया करता था। घर आने वाले अखबार बिना तह खुले ही रद्दी के लिए जमा होते रहते थे। फिर जब पापा से ही कभी अतिरेक लगाव नहीं हो पाया, तो उनकी कहानियों की किताब से मुझे क्या लगाव होता। बेमन से मैंने वह पुस्तक शोल्डर बैग में डाल ली थी। जब से होश संभाला था, पापा को मैंने मात्र एक संरक्षक के रूप में ही देखा था। दादा दादी साथ रहते थे और उनके सामने मुझे लाड जताना तो दूर रहा, वे मुझे गोद में लेने से भी हिचकते थे। हाँ, हम पुराने लोगों के लिए कुछ ऐसे ही संस्कार थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वे तुझसे प्यार नहीं करते थे। मैंने बताया ना, तुझसे असीम स्नेह के मारे ही तो उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी, और यह उन्होंने किसी को जताया भी नहीं, पर किन्हीं भावुक पलों में मुझे बता बैठे थे। जानता हूँ,
कि वो मुझे हॉस्टल में भी नहीं भेजना चाहते थे। पर जहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ वहाँ नक्सली एरिया था, वहाँ मेरी जान को खतरा था। पापा 24 घंटे मेरी निगरानी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे बोर्डिंग में डलवा दिया। मुझे विदेश भेजने के लिए भी उन्हें अपना मन बड़ा कड़ा करना पड़ा था। खुद उन्हीं के शब्दों में कि मैं बेटे की उन्नति की राह में रोड़ा नहीं बनना चाहता था। नाते रिश्तेदार दोस्त कितना भी मुझे उसे रोकने को कहें, पर मैं उसे कभी कुछ करने से नहीं रोकूंगा। कोई किसी को रोक भी नहीं सकता है। निर्मला मुझे अकेला छोड़कर चली गई। क्या मैं उसे रोक पाया? कल मैं बेटे को अकेला छोड़कर चला जाऊंगा तो क्या वो मुझे रोक पाएगा? कहाँ रोक पाया मौसी मैं उन्हें। काश उन्होंने जीता जी मुझसे यह सब शेयर किया होता। तो फिर तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? जीजा जी का कौन सा ऐसा राजदार था जिससे वे दिल की ये सब बातें शेयर करते थे? मैं आश्चर्यचकित थी। उनकी कलम जिससे वे कुछ नहीं छुपाते थे। मैंने आपको बताया था ना कि उनकी कहानियों का संकलन मैंने अपने बैग में डाल दिया था। लंबी फ्लाइट थी। मैंने सोचा अमेरिका पहुंच तक तो मैं फिर काम में व्यस्त हो जाऊंगा। इस किताब को रास्ते में ही पढ़ लेता हूँ। मैंने एक बार पढ़ना शुरू किया तो खाना पीना सोना सब भूल गया। क्यों? ऐसा क्या था उसमें? मैंने उत्सुकता के साथ पूछा। खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने वो किताब क्यों नहीं पढ़ी। मौसी, पापा के तटस्थ व्यवहार से मैं आज तक यही समझता आ रहा था कि पापा की ज़िंदगी में मेरा कोई ख़ास स्थान नहीं है। मेरे उनके पास होने न होने से उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी हैरानी की सीमा नहीं थी। उनकी हर कहानी का कथानक मेरे ही इर्द गिर्द घूम रहा था। हर कहानी में पात्रों के नाम अलग अलग थे, पर मैं भली भांति समझ रहा था कि हर कहानी का मुख्य पात्र मैं ही हूँ। हर कहानी चीख चीख कर बता रही थी कि पापा जिंदगी भर मेरे अलावा कुछ ना देख पाए, ना कुछ सुन पाए और ना ही कुछ समझ पाए। आप जब ये कहानियाँ पढ़ेंगी तो आपको मेरी बात की सच्चाई का एहसास होगा। मैं हैरान हूँ कि कोई इंसान इतना दूर रहते हुए भी किसी और की ज़िंदगी से इस हद तक कैसे प्रभावित हो सकता है। शायद अपनी हर सांस के साथ वे मेरे बारे में ही सोचते थे। अमेरिका पहुंचने तक मैं पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि उनकी हर कहानी ने मुझे उनमें और अधिक गहराई से जोड़ दिया था। काश उन्होंने एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे अपनी भावनाएं शेयर की होती तो मैं उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ता। मैं गम और सोच में डूब गई थी। क्या वाकई बच्चों से संवाद बनाए रखना इतना ज़रूरी है? गलती मेरी भी थी मौसी। आज मुझे अफसोस होता है कि मैंने उनकी मूक भाषा को कभी पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। यदि ये कहानियाँ मैंने पहले पढ़ ली होती तो मैं बहुत पहले ही अपनी प्रति उनके अटूट प्रेम और संवेदनाओं को समझ जाता। ये भी है। मैंने सहमति से गर्दन हिलाई। आहना अभी छोटी है। पापा की कहानियों को पढ़ने समझने जितनी बुद्धि उसमें अभी नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि बड़ी होकर वह न केवल ये कहानियाँ पढ़े समझे, बल्कि रिश्तों की गहराई को भी महसूस करे। मेरे और पापा के रिश्ते में अनजाने ही जो दूरियां और गलतफहमियां पनप गई थी, वो मेरे और मेरी संतान के बीच कभी ना पनपने पाएं। और यह तभी संभव है जब मैं अपनी जड़ों से जुड़ा रहूं। अपने नवांकुरों को अपने से जोड़ा रखने के लिए एक पौधे को पहले अपनी जड़ों से जुड़ा रहना जरूरी होता है। और मेरी जड़ें यहाँ भारत में हैं। देर तो अवश्य हो गई है, पर शायद अपने इस छोटे से कदम से मैं पापा की आत्मा को कुछ शांति पहुंचा सकूं। पराग ने अपनी बात समाप्त की तो उसके साथ मेरी आंखें भी डबडबा उठी। मौसी जी का पेट बातों से ही भरने का इरादा तो नहीं कर लिया आपने? मैंने डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता लगा दिया है, मीता ने कहा। इतनी देर से एक ही पोजीशन में बैठे रहने से मेरे घुटने अकड़ गए थे। यकायक उठकर चलने का प्रयास किया तो लड़खड़ा गई। पराग एक हाथ से मुझे सहारा देते हुए वह दूसरे हाथ से आहना की उंगली को थामे हुए डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ लिया। मीता आहना की प्लेट में नाश्ता परोसने लगी तो पराग मेरे लिए चाय तैयार करने लगा। मैं मुक्त भाव से दाम्पत्य के उस पौधे को जड़ों से जुड़े रहकर अपने नवांकुर को थामे ऊपर की ओर बढ़ते देख रही थी।